अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मुल्क की एहतजाज की कॉल दी गई है कैद इमरान खान जो बानी PTI हैं उनकी तरफ से, और कॉल की तारीख 24 नवंबर जो है तय की गई है। और ये पैगाम दिया गया है किसी और की जानिब से नहीं, बल्कि सबसे पहले अलीमा ख़ान जो हमशीरा हैं बानी PTI की, उनकी तरफ से। और 24 नवंबर की इस कॉल को अब फाइनल कॉल कहा जा रहा है। तो एक किस्म का ये फाइनल काउंटडाउन है। मालूम नहीं ये काउंटडाउन कौन कर रहा है, मगर एक बड़ी अहम तारीख सामने आ चुकी है। इस एहतजाज में होगा क्या, और अब कहा जा रहा है PTI के हलकों की तरफ से कि ये एक हतमी एहतजाज होगा। हतमी एहतजाज से मुराद क्या है, 24 नवंबर की तारीख क्यों दी गई, इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर आज सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जहाँ पे पहली बार आइनी बेंच की जजेस कमेटी का बाकायदा एक इजलास हुआ है, जिसमें बल्कि दूसरी बार कहें तो गलत नहीं होगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सरबराह हैं आइनी बेंच के, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने शिरकत की। और दर्जनों इंसानी हकूक़ के वो मुकदमे जो हैं कल से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं 6 जजों के आइनी बेंच के सामने के। जो मुकदमात 2013 बल्कि 1993 के मुकदमात भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी अलमारियों से निकाल के गर्द झाड़ के अब इस बेंच के सामने रखाए जाएंगे। मालूम नहीं ये इंसानी हकूक़ की जो दरख्वास्तें 1993 में दायर हुई थी, या 2000 में, या 2013 में, या 2015-14 में, उस वक्त क्या अर्जेंसी थी उन दरख्वास्त गुजारों को जिन्होंने अपने इंसानी हकूक़ के नफाज के लिए दरख्वास्तें दायर की थी। मगर अब चूँकि आइनी बेंच बन चुका है और आइनी बेंच को ज़रूरत है काम को आगे चलाने की, तो उसके लिए ऐसे मुकदमात निकाल के आइनी बेंच के सामने रखे गए हैं कि जिनको निपटाने के बाद ये साबित हो जाएगा कि आइनी बेंच का जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तजर्बा किया गया है वो कामयाब है। और जो असल चैलेंजेस दरपेश हैं आजकल मुल्क को और कौमी इदारों को, 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, मखसूस नशस्तों का मामला है, फ़ौजी अदालतों का मामला है, ये मुकदमात अभी तक किसी भी फहरिस्त में नज़र नहीं आ रहे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है राना एहसान अफजाल, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से बैरिस्टर सलाहुद्दीन मारूफ कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, हम आपकी तरफ ही आना चाहेंगे। ये जो आइनी बेंच बन गया है और अब 30 साल पुराने मुकदमात अचानक लाके लगा दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ आपको आयरनी या सितम ज़रीफ़ी नज़र नहीं आ रही कि अब 30 साल बाद एक इंसानी हकूक़ का मामला जो है लगाया जाएगा एक आइनी बेंच के सामने, तो जो आज के चैलेंजेस हैं उनका कोई जिक्र नहीं? जी, मैंने अभी तक जो लिस्ट कल और परसों की देखी है, तो उनमें कई जो मुकदमात लगाए गए हैं वो तो मजाका खेज हैं कि एक दरखास्त मेरी नजर से गुजरी, वो ये थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाया जाए। दूसरी दरखास्त जो नजर आई थी वो एक ये थी कि जनरल इलेक्शंस जो हैं फरवरी 2024 के, उनको मौसम की खराबी की बायस उनको मई 2024 में फिक्स करवाया जाए। फिर ऐसी दरखास्तें थीं कि फलां पार्लियामेंटेरियन को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए, जबकि आपको पता है वो 62(1)(f) की तो तशरीह ही अलग सुप्रीम कोर्ट ने पहले ले ली है कि वो अब किसी को नाअहल करने के लिए वो वाले शिकें इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस किस्म की जो बिल्कुल मुकदमात जिनमें कोई चीज बची नहीं है, वो उस किस्म के मुकदमात लगाए गए हैं। जबकि जो सबसे अहम, जो सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ सबसे अहम जो मुकदमा है, जो आज लाइव सबसे टॉपिकल इशू है, वो 26वीं तरमीम का इशू है। उसमें फुल कोर्ट की भी दरखास्तें हैं, अर्जेंट हियरिंग की भी दरखास्तें हैं।
वो मुकदमा किसी साइड पे भी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में कोई पेशरफ नहीं है। मगर बैरिस्टर साहब, क्या आईनी तरमीम में वाज़े तौर पे ये नहीं कहा गया था कि जो सबसे पुराने मुकदमात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से 184(3) के हवाले से, वो सबसे पहले सुने जाएंगे? तो क्या ये एक अब आईनी बंदिश नहीं है आईनी बेंच के ऊपर कि वो नए केसेस को नहीं बल्कि पुराने केसेस से ही अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है? देखिए, अव्वल तो ये चीज जो थी ये बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो तरमीम आई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसमें इस किस्म की बात की गई थी। मगर जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इस तरमीम को बजाते खुद चैलेंज किया गया है, वो मुकदमा भी नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये ऐसे हो ही नहीं सकता। ये एक अदालती एक इस्तेहकाक होता है कि जब भी कोई मुद्दई जाके कोर्ट में कहता है कि मेरा केस बहुत संगीन नौइयत का है, उसमें अर्जेंसी है, तो उसमें कोर्ट ये नहीं कह सकती कि नहीं, हम पहले 1993 के केस सुनेंगे। फर्ज करें किसी का केस ये है कि मुझे फांसी की सजा हो गई है, परसों डेथ सेंटेंस कैरी आउट होना है, मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांग रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि नहीं, जब तक हम पहले 1993 के केसेस हम ना निपटाएं तब तक हम आज के अर्जेंट केसेस नहीं सुन सकते। ये चीज तो दुनिया में कहीं नहीं होती। और मुझे तो क्लियरली ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो एक आईनी हक है किसी भी लिटिगेंट का, वो उसको नलिफाई करने की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम एक्ट में तरमीम जो की गई है वो बजाते खुद बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, मगर बजाते खुद वो चीज भी गैर आईनी है। गैर आईनी। साकिब बशीर साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत से मुकदमात को कवर करते रहे हैं और मैंने भी खुद भी ये ऑब्ज़र्व किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बेंच की अलग से कॉज लिस्ट जारी की हो कि फ़लाँ बेंच की ये कॉज लिस्ट अगले हफ्ते की? ये पहली बार ऐसे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अलग से कॉज लिस्ट जारी की गई है और उस पर ऊपर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉज लिस्ट। हालांकि बेंच तो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अंदर ही सब बेंच बने होते हैं, तो उनके अंदर ही डिस्कस होते हैं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अलग से कॉज लिस्ट है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने नाम के साथ लिखवाया है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो ये भी एक ओहदा लिखवाया है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जिसमें अभी जस्टिस आयशा मलिक जो है बैरून मुल्क दौरे की वजह से शामिल नहीं है, अब 6 जजेस हैं बाकी, ये अपना माइंड बना चुके हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है इस कॉज लिस्ट से कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मुकदमात सामने लगाए गए हैं कि जो फौरी तौर पे हल भी हो जाएंगे, फैसले भी आ जाएंगे और आईनी बेंच इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, जिस तरमीम की वजह से ये बेंच बना है, उनको ये बेंच कैसे सुनेगा और किस सेट ऑफ माइंड से सुनेगा? पहली बात तो यह है कि जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ये लिखा हुआ था, मोस्ट सीनियर जज। उसमें हेड जो है वो आखिरी लम्हात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये निकलवाया था, उसको तब्दील करवाया था, तो हेड तो है नहीं है, मोस्ट सीनियर जज। दूसरी जो बात है वो तो बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट अब बन चुकी है। जिस तरह 5 नवंबर को इनकी जो बेंच के हेड बने थे, तो 5 नवंबर को शाम को ये खबर आई थी, तो 6 नवंबर को ही उन्होंने पूरा रजिस्ट्रार के एडिशनल रजिस्ट्रार मुख्तलिफ ब्रांचेस के लोगों को बुला के ब्रीफिंग ली, सारी चीज़ें की और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो अब मीटिंग चल रही है, अब उसकी काज लिस्ट अलग से आ रही है, अब अलग सारा। एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि जब ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी आए तो उन्होंने एक फुल कोर्ट मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 माह में केसेस की पेंडेंसी ख़त्म करेंगे, बेंचेस बनाए गए थे, सारे केसेस लगाए गए थे, उनकी काज लिस्ट। अब एक जो है वो टकराव भी आ रहा है कि इन तमाम बेंचेस की जो ये 6 जजेस कल बैठेंगे, इनके बेंचेस में जो केस लगे हुए थे वो सारे केस कैंसिल, अब ये केसेस सुनेंगे। तो वो जो टकराव वाला मामला है कि 2 काज लिस्टें आपने टकरा गई कि वो अब कैंसिल करके उन्होंने ये केस जो है वो लगाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट एक अमली तौर पर बन चुकी, बल्कि मैं कहता हूँ जैसे अमीनुद्दीन खान पावर ज़्यादा रखते हैं जैसे याया अफरीदी से। दूसरी जो बात है आईनी तरमीम वाला मामला, सबसे अहम और गैर मामूली तो यही था कि
ये खुद ही ये इनिशिएट करते। फ़र्ज़ करें कल आइनी बेंचेस बैठते हैं, वहाँ पर एक दरख्वास्त गुजार जिन्होंने आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दी हैं, बहुत सारे हैं, 8-10 दरख्वास्तें आई हैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, आम लोग फ्रिवलेस नहीं है, मतलब बाकायदा तौर पर उसमें चैलेंज किया गया है, तो खड़े होकर कहते हैं जी लगाएं आप आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें, हमारी जो रिक्वेस्ट है कि लगाएं, ओपन कोर्ट में वो कह देते हैं। तो फिर अगरचे वो रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो आएगी ना, आए रोज़ ये डिस्कशन चल रही है, तो चाहिए तो मेरे ख्याल में ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आपने लगानी ही लगानी है, और उसको ये भी आप नहीं कर सकेंगे कि 5 या 7 जज सुनेंगे कि हम ही अपनी काज के जज बन जाएं, क्या हम जो आइनी बेंच बने हैं हम दुरुस्त हैं या नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता। ये अल्टीमेटली जो भी रास्ता निकलना है वो फुल कोर्ट की तरफ जाना है, वो फुल कोर्ट को आइनी बेंच डिक्लेयर करना है, जो भी है वो तो करना ही पड़ेगा, कल करें परसों। और एक और बात, जिस तरह जो है वो बैरिस्टर साहब ने बताया कि इसमें ऐसे केसेस सारे लगाए गए हैं, मोस्टली केसेस वो जो गैर मौसर हो चुके हैं, उनमें कोई अगर फर्दर कार्रवाई, आरिफ अलवी साहब को हटाना है आपने काजी फायद साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बनकर रिटायर हो चुके हैं, उनकी चीफ जस्टिस बलूचिस्तान की जो तैनाती है उसको चैलेंज किया गया है, उसको वो केस आगे नहीं चलेगा। बाकी इलेक्शन मैटर्स आगे कहाँ चलने हैं, बाकी और बहुत सारे केसेस हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 60-70% जो केसेस आइनी बेंच के सामने कल और परसों लगे हैं ये तकरीबन गैर मौसर हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो 6 जजेस हैं जिनका ये बेंच बनाया गया है, ये जो पुराने वाला रोस्टर है दूसरे बेंचेस से जो नॉर्मल केसेस सुन रहे थे, ये उन जजों के साथ बैठे हुए थे। अब ये 6 जजेस जब इधर आइनी बेंच पे अगले 2 महीने तक लट से बैठेंगे, तो वो जो दूसरे बेंचेस हैं वो जज भी अब उनके नए बेंच बनेंगे, और वो वाले केस ये जजेस सुन रहे थे, तो वो केसेस कैसे उनकी समाअत होगी? इसका मतलब वो काम तो ठप हो गया, अब सिर्फ आइनी बेंच की चीज़ ही। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया ना कि जो काज लिस्ट पिछली जो लास्ट थर्सडे को वहाँ पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी, तो उन्होंने काज लिस्ट निकाली, केसेस लगा दिया। अब कल थर्सडे और फ्राइडे, अब इन 2 दिनों में तो नए बेंच नहीं बनेगा, इन दोनों केसेस को तो वो पता नहीं अब वो कैसे रास्ता निकलता है। बारह जाना है एहसान अफजल साहब, आपने ये जो आपके जुडिशल कमीशन में जो ये हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये कितने अरसे के लिए ये हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आइनी बेंच बना है। तो ये कौन सा आइनी ओहदा है जो 2 महीने के लिए होता है? देखिए क्योंकि बेंच तो 2 महीने के लिए है ना जी। देखिए ये तो अब ये जो आइनी बेंच है वो तो परमानेंट अब आ गया ना, आइनी तरामीम के बाद ये तो कंटिन्यू करेगा। बेंच तो परमानेंट है, बेंच तो परमानेंट है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो अपने नाम के आगे लिखा है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये आइनी बेंच के जो सरबराह हैं ये 2 महीने के लिए होंगे ना? देखिए ये तो क्योंकि उसमें जुडिशल कमीशन ने तो लिखा अपने इलामिया में कि 2 महीने के लिए बेंच बना है, तो ये हेड भी 2 महीने का होता है। ये नहीं, मुझे इसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन देखें बात ये है कि आइनी तरामीम हो गई, तो ये जो बात हो रही थी कि कॉज लिस्ट अब तब्दील हो गई, जो पुराने जो केसेस जिनके पास थे वो अब ख़त्म हो गए और वहाँ कन्फ्यूजन है। ये देखें एक तरामीम हुई हैं, अब ऑब्वियसली ये रीशफलिंग होनी है। जो आइनी बेंच हैं, अब वहाँ जो मेंबर्स गए हैं वो आइनी मामलात को देखेंगे, और जो उनके पुराने मामलात हैं वो डेफिनेटली वो किसी और को डेलीगेट होंगे। तो ये चीज़, ये ट्रांजिशन जो है वो तो होनी है। और देखें बात ये है कि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है मामला, तो अगर उसमें वो बैकलॉग को ख़त्म कर रहे हैं, ये जिस तरह अगर आपने कहा कि ये गैर मौसर केसेस हैं या ये पुरानी नौयत के हैं या इनकी कोई आज के लिहाज से इतनी वक़्त नहीं है, तो ये हफ्तों नहीं चलेंगे ना, तो फिर ये जल्दी जल्दी रैप अप हो जाएंगे और आप आगे जो है वो बढ़ेंगे। और बात ये है कि ये जो 26वीं तरामीम के ख़िलाफ़ जो पिटिशन है कि इसको रिव्यू किया जाए या जो भी इसको देखा जाए, वो भी आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन ये कब तक आ जाएगी? देखिए ये तो ऑब्वियसली ये तो बॉल तो उन्हीं के कोर्ट में है ना, जो आइनी बेंच ये केसेस ज्यादा अहम है जो 30 साल से पेंडिंग थे, या 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला ज्यादा अहम है? मेरे ख्याल से वहां भी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भी अहम केसेस हैं, और अगर इनकी अहमियत कम है तो ये जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक जो मामला जो हमने जो ट्रांजिशन की है अब एक नए सिस्टम के अंदर, वो चालू हो गया है, वो चलना शुरू हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गेन करेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म होगी, और जो आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस हैं वहाँ भी बारी आ जाएगी। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा तरमीम है 26वीं आइनी तरमीम,
क्या इसका जायजा सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को लेना चाहिए या 6-7 जज भी इसको देख सकते हैं? देखें, अब ये तो जो आईनी बेंच है वही देखेगा ना। आपकी राय क्या है? हमारी राय तो ये है कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, उसके पास की गई आईनी तरमीम जो है, क्या उसको 5-6 जज भी मिलकर उसको फैसला कर सकते हैं या कोई फुल कोर्ट जरूरी है? देखें, अब तो इसके अंदर आपने एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया ना कि जो आईनी मामलात हैं वो आईनी बेंच देखेगा और बाकी जो मामलात है वो दूसरे जो जजेस हैं वो देखेंगे। तो ये ऑब्वियसली जो आईनी मामलात है वो तो फिर आईनी बेंच देखेगा ना। क्या 6-7 जज भी देख सकते हैं? बिल्कुल, वो जो की मंजूर करदा आईनी तरमीम, बिल्कुल मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की इज्जत है या फुल कोर्ट में ज्यादा इज्जत है? क्योंकि अब ये तरामीम हो गई कि ये जो आईनी मामलात एक स्पेसिफिक बेंच ने देखने, हम तो आईनी कोर्ट की तरफ जा रहे थे ना, और अगर आईनी कोर्ट होता तो वो कोर्ट देखता, अब आईनी बेंच है तो वो आईनी बेंच देखेगा। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे 24 नवंबर की कॉल जो बानी पीटीआई ने जेल से दी है, डयाला जेल से। उस कॉल का मतलब क्या है और इस कॉल का फ़ायदा क्या होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है बानी पीटीआई की दी गई एहतजाज की कॉल की। 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई है। 24 नवंबर को होगा क्या? हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट हामिद खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकला के भी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। ये 24 नवंबर की तारीख की क्या अहमियत है और अब की बार हम कैसे यकीन कर लें कि यह हतमी तारीख होगी और अली अमीन गंडापुर साहब अब की बार जो है इस्लामाबाद पहुँच के कहीं गायब नहीं हो जाएंगे? मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन देखिए बहुत सारी मुश्किलात और मजबूरियां हैं पार्टी को, पार्टी लीडरशिप को, और जो जिस किस्म की सख्ती और ज्यादतियां हो रही हैं कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल तारीख का तयन किया है और हर पार्टी का एक हक है कि वो अपने आईने हक के लिए बिल्कुल जो है वो एहतजाज करे। मगर हामिद खान साहब, इस तारीख का ऐलान तो किसी सियासी लीडर की तरफ से होना चाहिए था, मगर मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ अलीमा खान ने बाहर आके इस तारीख का ऐलान किया है। ज़रा वो सुन लें फिर आपसे बात करें। जी, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। जी इंशाल्लाह हमारी तो तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जी अहमद खान साहब, तो ये ऐलान अलीमा खान की तरफ से होना कितना अहम? मुझे सुनाई नहीं दिया अलीमा खान साहब। अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इमरान खान साहब ने आज कॉल दी है 24 नवंबर की। तो ये बुनियादी तौर पे तो तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं उनकी तरफ से ऐलान होना चाहिए था। अलीमा खान के जरिए इतना अहम ऐलान होना, इसकी कोई अहमियत है? बाहर ये लगता है कि जो पार्टी के ओहदेदार हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कल भी यही वाकया हुआ है कि जो लीडरशिप गई थी मिलने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया गया, तो इसलिए शायद इस मजबूरी में उन्होंने अलीमा खान को कहा कि आप ऐलान कर दें। ठीक, तो इसके मुतालबात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक और ये एहतजाज जो है, इसका असल मुतालबा क्या होगा? असल मुतालबा तो यही कि रिलीज ऑफ इमरान खान, तो उनको रिलीज करें। अब कई केसेस में उनकी जमानत भी हो चुकी है, वो बरी भी हो चुके हैं, लेकिन नए केसेस खड़े जा रहे हैं, उनको फंसाए जा रहे हैं। तो इस वक्त तो यही जरूरत है कि अब पार्टी लीडर हैं, वो पार्टी लीडर जो है वो मुसलसल 1.5 साल से वो अंदर हैं और इसलिए पार्टी के मामलात भी इसकी वजह से उलझे हुए हैं। तो इसलिए ये एहतजाज करना कि उनको अब रिलीज किया जाए तो बहन कानूनी और आईनी हकूक के मुताबिक होगा। तो ये अदालतों के लिए मुतालबा है आपका या हुकूमत के लिए? ये तो हुकूमत ही बना रही ना नए केसेस, अदालतें तो केस नहीं बनाती है, तो हुकूमतें वक्त ही बनाती है ना केस। तो इस बार क्या होगा अगर मुतालबा पूरा ना हुआ आपका? तो 24 नवंबर के बाद क्या होगा? क्या धरना होगा या एहतजाज करके पहले की तरह वापस चले जाएंगे? इस अब की बार क्या खास होगा?
देखिए, ये तो पार्टी का स्पोक्स पर्सन ही बताएगा, क्योंकि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि उनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं या क्या उन्होंने करना है। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। हामिद खान साहब, वकला की भी तहरीक की आप बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, वो कहाँ तक पहुंची? देखिए, वो तो अभी चल रही है और इस वक्त हम अगला एक जल्द ऐलान करेंगे लाहौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का। तो मैंने नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते करनी है, फिर उसके बाद मजीद तो इस्लामाबाद में रखेंगे और फिर दूसरे कैपिटल्स में। तो हम तो हर तरह से, एक तो अदालतों के सामने भी हमारी पिटीशन पेंडिंग है जो कि नुमाइंदा बॉडीज ने की हुई है, और अभी तक नए चीफ जस्टिस साहब लगा नहीं रहे। तो फुल कोर्ट के सामने लगनी चाहिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम नए चीफ जस्टिस से वो हम समझते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट मुनासिब नहीं हुई है, इनके मुताबिक नहीं हुई, आउट ऑफ टर्न। लेकिन ये समझते हुए कि अगर ये इस चीज का ख्याल रखते हुए अगर ये केस को फुल कोर्ट के सामने लगाते तो कम से कम पूरी अदालत 26वीं तरमीम को अच्छी तरह से एग्जामिन करके तो उस पर कोई फैसला करे, ताकि आइंदा का जो रास्ता हमवार हो कि अब क्या करना है इसके बारे में। अच्छा अहमद खान, आखिर में ये बता दें कि आईनी बेंच बन चुका है, उसमें बहुत सारे पुराने केसेस लग चुके हैं, तो क्या आप और आपके साथी वकला इस आईनी बेंच के सामने पेश होंगे? ये डिपेंड करेगा कि किस नेचर का केस है। लेकिन ना, अगर तो केस मिसाल के तौर पर जो हमने 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया है, उसका केस इनके सामने नहीं पेश हो सकता, क्योंकि इनकी अपनी फिर वो जो एग्जिस्टेंस है वही इन क्वेश्चन आती है, इसलिए वो अपने केस में जज नहीं हो सकते। तो ये डिपेंड करेगा, जहां फुल कोर्ट की हियरिंग की जरूरत होगी वहां पर ये आईनी बेंच नहीं काम कर सकता। तो पीटीआई के जो मुकदमात हैं, अगर ये आईनी बेंच उनकी समाअत करता है तो आप लोग पेश होंगे इनके सामने? ये नेचर ऑफ केस डिपेंड करेगा, और इसके बारे में मेरे ख्याल में हमें एक्शन कमेटी को फैसला करना पड़ेगा कि किन केसेस की हद तक हम उसको परसू कर सकते हैं और किन केसेस में नहीं, और हमें इसके बारे में तो मुनासिब कॉल भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आईनी बेंच होने में तो कोई हर्ज नहीं है। उसकी तरीकाकार तकर्री का उस पर हमें सीरियस एतराज है, और दूसरा ये कि जिस तरह से उसमें सीनियर जजेस को इग्नोर करके बनाया गया वो भी बड़ा नामुनासिब था। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया एडवोकेट हामिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप कैसे देख रहे हैं, ये 2 महीने के लिए ये आईनी बेंच बनाया गया है और जो कॉज लिस्ट आई है, एक अलग से कॉज लिस्ट जारी हुई है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने नाम के आगे लिखा है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं, बज़ाहिर तो इनकी मुद्दत ओहदा जो है 2 महीने की है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसका साकिब साहब ने भी जिक्र किया कि देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इन्हीं जजेस को अगर डिफरेंट केसेस असाइन करते हैं, और जो कि किए हैं लिस्ट में, और हेड ऑफ या सीनियर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी असाइन करते हैं बेंचेस, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? फर्ज करें चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कराची में बेंच लगेगा, एक जो या लाहौर में या क्वेटा में या पेशावर में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वक्तन फवक्तन केसेस लगते हैं और डिफरेंट जजेस को असाइन किया जाता है, वो अगर कॉज लिस्ट जारी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सीनियर जज हैं वो कोई और कॉज लिस्ट शामिल करते हैं, उन जजेस को अपनी बेंच में बिठा देते हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो एक तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था जी, 2 महीने का जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की 2 महीने का, जी 2 महीने का, देखें 2 महीने का मकसद ऑब्वियसली जो जुडिशल कमीशन में जो हुकूमती अक्सरियत थी उनका 2 महीने का लगाने का मकसद यही था, जो साफ वाजे है
कि अगर इन जज साहिबान में से कोई ऐसा होता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ फैसले कर रहा हो, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम फौरी तौर पे उसको हटा सकें। आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऑडिशन होगा 2 महीने के आईनी बेंच का? बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो तरीकेकार अपना बनाया गया है और जो अपनाया गया है जुडिशल कमीशन की तरफ से, उसमें तो ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबरान हैं, इन सबको एक ऑडिशन पे रखा गया है। जिनकी परफॉर्मेंस हुकूमत को पसंद आएगी उनको रिटेन किया जाएगा, बाकियों को निकाल दिया जाएगा। तो इसका मकसद ही ये था कि किसी भी आईनी दरखास्त में हुकूमत की मर्जी के बगैर फैसले ना हो। चलिए जी, तो बरान एहसान अफजल साहब, 2 महीने के टाइम में बकौल बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब के ये एक ऑडिशन है, एक ट्रायल रन होगा इस बेंच का, पिक एंड चूज। ये देखिए, ये तो जुडिशल कमीशन का फैसला है और वो इसको जो है वो मामलात को देखेगी। मेरे ख्याल से सिस्टम को चलने दें और फिर इसमें जो है ये ऐसे बाकी क्या होने जा रहा है तो ये चीज़ें हम देखेंगे। इसको हम पहले ही प्रिज्यूम कर लें कि ऐसे कोई जो है वो एक तरीके से ऑडिशन हो रही है और फिर जैसे होगा फिर वैसे मनूवर कर लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन ये फैसले कर रहा है, अब वो जो है बाइख्तियार है और उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो जजेस की। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पीटीआई के कारकुनों और हमायतियों की तरफ से लंदन में जाने वाले नून लीग के जो कायदीन हैं उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है। अब ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी धमकियाँ दी गई हैं, चाकू से वार करने की भी धमकी दी गई है, वीडियोज़ भी सामने आई हैं। इसी तरह वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ को भी हरासा किया गया है, उसकी वीडियोज़ भी सामने आई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीटीआई के कारकुनों और हमायतियों की तरफ से बैरून मुल्क में जिस किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है पाकिस्तान से जाने वाले ख़ास तौर पे नून लीग के कायदीन के साथ, वो यकीनी तौर पे उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ताज़ा तरीन जो वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, उन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पीटीआई के हिमायती कारकुनों ने न सिर्फ ये कि वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ की वीडियो बनाई, उन पे आवाज़ें भी कसी और नाज़ेबा ज़ुबान भी इस्तेमाल की जो हम यकीनी तौर पे नशर नहीं कर सकते, और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन पर भी धमकियाँ में ज़ुबान इस्तेमाल की गई और चाकू से वार करने की धमकी भी दी गई। अब ये रवैया जो है पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेके जा रहा है, और ये शायद इतनी पुरानी अब नई बात भी नहीं है, ये बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। और साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो एहतजाज हुआ था उसके ऊपर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ पे सख्त कार्रवाई की थी, जिस पे बहुत से कानूनी सवालात तो उठ सकते हैं, मगर यहाँ बात हो रही है हमारे सियासी और जमहूरी रवैयों की। बरसर सलाउद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह के जो वाक़यात एक तसलसल से अब ख़ास तौर पे लंदन में हो रहे हैं? आप पाकिस्तान के सियासी अमल और इस सियासी माहौल को किस तरह देखते हैं? देखें मती साहब, ये रिग्रेटेबली पीटीआई की तरफ से ये जो रवैया है उनके कारकुनान का और उनके सपोर्टर्स का, ये पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में जो सियासत है और जो सिविल डिस्कोर्स है उसको इस किस्म का रवैया खराब करता है। माजी में हमने देखा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है किसी भी दौर में, देखें अभी फिलहाल तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमारे साथ इतना हो रहा है तो ये उसका एक रद्द अमल है, मगर आप माजी में भी देखें जब पीटीआई की हुकूमत भी थी और उससे पहले भी जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और इस किस्म की कोई एक्शन भी नहीं थी पीटीआई के खिलाफ, तब से भी ये इस किस्म का रवैया अपनाया जाता था। और पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप थी वो कभी भी इस चीज को कंडेम नहीं करती थी, बल्कि टैसिटली इंकरेज करती थी।
ये चीज मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो आजकल सियासत का जो बुरा हाल है उसकी एक वजह ये शिद्दत पसंदी है। पीटीआई की लीडरशिप पे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट है, बिल्कुल है, मगर इस तरीके से ये अटैक्स जो हैं उसको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डिस्करेज करे। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, चले ये बात तो काबिल एतराज़ है जो कुछ लंदन में होता है, मगर यहाँ पाकिस्तान में भी तो रियासती इदारों पे इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं कि इंतहा पसंद और शिद्दत पसंदी का रवैया रियासती इदारों की तरफ से भी इसका मुजाहरा किया जाता है, और जिस तरह का रवैया ख़ास तौर पे पीटीआई के कारकुनों के साथ रखा जाता है, आप नहीं समझते कि ये उसका भी एक रद्द अमल है? जी बिल्कुल बिल्कुल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हमारी रियासती इदारों को का बिहेवियर रहा है, ना सिर्फ पीटीआई के साथ मगर और आप चाहे आप बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, इवन पीसफुल प्रोटेस्ट पे किस किस्म का की बर्बरियत होती है, उसका एक रिएक्शन है। दूसरी चीज, मैं तो इसको जुडिशरी से भी लिंक करता हूं कि देखें, एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जुडिशरी का, वो आपकी सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एडजुडिकेट करने का होता है। उन डिस्प्यूट्स को अगर तासुर हो के फेयरली एडजुडिकेट हो रहे हैं तो टेम्परेचर खुद से नीचे आता है। मगर ऐसा हो, मगर जब एक इम्प्रेशन ये हो कि अदलिया खुद काबिज है और वो रियासती जुल्म के साथ अगर मिली हुई है, तो फिर माशरे में एनार्की आती है और जो प्रोटेस्ट का तरीकेकार होता है। बिल्कुल दुरुस्त। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, वक्त की कमी के बायस मुख्तसरन साकिब रशीद, अब जो कुछ भी लंदन में हो रहा है, कानूनी तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत भी उसकी तरफ से रद्द अमल आता है। काजी फाइसा के खिलाफ एहतजाज हुआ, यहाँ पे सुना कि शनाख्ती कार्ड भी मनसूख किए गए, पासपोर्ट भी मनसूख किए गए। क्या कानूनी तौर पे ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि वही राइट टू प्रोटेस्ट तो आपको है, लेकिन आप किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, गालियां नहीं दे सकते। जिस तरह का रवैया है, जो कुछ हो रहा है लंदन में हो रहा है, उस रवैये को सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। इस तरह आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपने कानून की बात की, कानूनी तौर पर तो ज़ाहिर सी बात है वो बरतानिया के लॉज उन पे इम्प्लीमेंट होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वही कर सकती है जो कर रही है कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं या पासपोर्ट जो है कानूनी तौर पर करना चाहिए इनको, और वो भी उनके रिश्तेदारों को जिस तरह का रद्द-ए-अमल का यहाँ पे सामना करना। ये तो वो सख्तियाँ मतलब उनकी जानिब से ये भी आ रहा है कि वहाँ जो जिन्होंने प्रोटेस्ट मीन कि किसी ने अगर कोई गालियाँ दी हैं, तज़हीक की है, तो उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे ठीक ठाक जो है वो सामना किया जा रहा है। अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने जो कुछ एक्ट किया है उसके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई वहाँ के कानून के मुताबिक होनी चाहिए। राणा साहब, क्विकली, क्या पाकिस्तानी हुकूमत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख कर सकती है या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है जिन लोगों ने लंदन में ये काम किए? देखिए, रिश्तेदारों के तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो बदतमीज़ी का कल्चर है, ये तो मदीना में भी नज़र आया, और मदीना में जब इन्होंने चोर चोर के नारे लगाए तो उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 8 से 10 साल की सजाएं सुना दी। अब लंदन में अगर ये नहीं है कानून, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान में फिर उसका रद्द-ए-अमल होना? देखिए, अगर किसी कोई हमला आवर हुआ है, किसी ने गाड़ी को लगाई है, धमकी लगाई है, तो बिल्कुल ये बदतमीजी का कल्चर, इसको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। तो कानूनी तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर गलत किया है किसी ने तो आ जाए कोर्ट में अपील करें, आके केस लड़े। वैसे तो अरशद शरीफ जो है उनका कत्ल हुआ केनिया में, और ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता रहा कि पाकिस्तानी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर तो पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर सके। जिसने नारे लगा दिए, चंद गालियां दे दी, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। आपकी एम्बेसी, कीनियन एम्बेसी के साथ ही उसके लेकिन यहाँ पे अभी तक FIR क्यों नहीं कटी उनके? उसके तहकीकी इदारों जो हैं वो गए वहाँ कीनिया के अंदर गए, हुकूमत ने पूरी सपोर्ट की, यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को भी लिखा कि आप जिस तरह मर्जी किस्म की इंक्वायरी कराएं, तो पूरा ताउन दिया गया। वो जो अरशद शरीफ के मुल्ज़मान हैं कीनिया में जो भी हैं पाकिस्तानी नज़ाद, क्या उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख किए गए? क्या उनकी कोई इंक्वायरी की गई? वो तो पूरी एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई, एक मुकम्मल इंक्वायरी वहाँ भेजी गई जिसने उसने वहाँ इंक्वायरी। वो मामला भी एनीवे सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, मालूम नहीं वो आईनी बेंच में कब लगेगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।